दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का हमने ऐड किया है एमसीक्यू। ये ज्योग्राफी है आपका क्लास 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार सरकार का बुक चलता है उससे, और जो एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ते हैं वो दोनों का एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिए हैं लेकर, जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, और यहाँ से लगभग जो है क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में से एक हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बीपीएससी के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अन्य एग्जाम के द्वारा भी ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये आंसर आप इसका बताइएगा कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप पर्वत, पठार, घाटी, मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन आपका पहला है आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा, बाह्य प्रक्रिया और आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आप जानते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा जो है स्थल रूप का देखते हैं तो पर्वत हो गया, घाटी हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इन सभी का निर्माण इन कारणों से, आंतरिक और बाह्य कारणों से होता है। आपको पता होगा कि विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। किन किन? तो पहला आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर जो है पृथ्वी की सतह क्या होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। क्या होता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे धंस गया। दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया द्वारा। तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। क्या है? बाह्य प्रक्रिया मतलब स्थल टूटा बना, टूटा बना। तो ये टूटा और बना ये बाह्य प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया क्या है? तो ऊपर धंस गया, उठ गया, ये क्या है? आंतरिक प्रक्रिया है। हमने दोनों प्रक्रियाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताया कि 2 प्रक्रिया, एक आंतरिक एक बाह्य, दोनों प्रक्रिया आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर चलेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका है कि पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सही बताना है कौन सा है। कथन में पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बताइएगा आपको अपरदन और निक्षेपण किसे कहा जाता है। केवल एक, दो, केवल एक दो, ना तो एक ना ही दो। इसमें सत्य कौन है बताइएगा, पहला और दूसरा। तो ये दोनों सत्य हैं। कैसे? तो ये जो देख रहे हैं पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, और पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आपने पढ़ा भी है कि अपरदन की क्रिया जो होती है कहाँ होती है, तो पहाड़ों में देखते होंगे ना, घिस घिस कर जो है पहाड़ घिसते रहता है, पानी से, हवा से, इन सब से जो है ये होते रहते हैं। और पृथ्वी की नई सतह का जब निर्माण होता है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। एक बालू गाद मिट्टी यहाँ पर आके छोड़ गई तो ये क्या कहलाया, निक्षेपण कहलाया। ये आने की प्रक्रिया मतलब फिर एक नया जो रूप बनता है। देखिए पृथ्वी की सतह, ऐसे समझिए आप, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह क्या होता है, नीचे हो जाती है, तथा निक्षेप की प्रक्रिया के द्वारा इनका जो है फिर से निर्माण होता है। एक से टूटा घिसा नीचे गया, निक्षेपण हुआ, नया गाद बालू मिट्टी जो है सभी आए, फिर ये ऊपर गया। ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं बहते जल, वायु, बर्फ द्वारा होती है। हमने आपको बताया भी कि जो गाद बालू मिट्टी जो है आता है, और यह सारी प्रक्रियाएं जो है अपरदन भी और निक्षेपण भी, ये दोनों जो है अपरदन हो रहा है। तो जानते हैं अपरदन जो है होता है आपको बर्फ से भी। बीच में देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका बर्फ है। अब थोड़ा सा जब इसमें हवा या कुछ जल के कारण ये टूटा, तो ये टूटा तो ये अब क्या होगा, पूरा धंस जाएगा।
और एक बर्फ़ एक इधर हो जाएगा, एक बर्फ़ इधर हो जाएगा। ये अपर्दन की क्रिया हो गई, मतलब टूट कर घिस गया। घिस जा मतलब कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यही हुआ कि टूटकर घिस गया। तो और प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे तो फिर वही सारे को जो है यहाँ पर पृथ्वी जो भी है आपका, जैसे कि गाद बालू मिट्टी जो भी होता है, ये जल के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा, वायु के द्वारा फिर उसी स्थान पर नए प्रकार से आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो निक्षेपण कहलाता है। नया आया, निक्षेपण कहलाया, ऐसे याद रखेंगे। साथ ही यह जो स्थलाकृति आप देखते हैं, स्थलाकृति निर्माण की वह प्रक्रिया के अंतर्गत आपको आती है। क्या आती है? ये आपका स्थल है ना, स्थल क्या है? बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया तो नीचे होता है, ये क्या है? बाह्य प्रक्रिया, स्थल। आप समझ गए होंगे। दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है। आप जब एनसीईआरटी या एससीईआरटी बीटीबीसी का पढ़े हैं बुक, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा। पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, यूराल, रॉकी और अल्पेशियन। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। क्या है? अरावली पर्वत। भारत की, ये कहाँ? तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की है? भारत की है। ये भी याद रखना है। और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है? यह श्रृंखला पूरी तरह से घिस रह गई है, पूरी तरह से घिस गई है, घिस भी रही है। और उत्तरी अमेरिका जो अल्पेशियम और तथा आप देखेंगे यूराल पर्वत को, तो रूस के यूराल पर्वत, कहाँ के? रूस के। ये कहाँ के? रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। कहाँ कहाँ के गोलाकार पर्वत दिखाई देते हैं? तो आपको अमेरिका के अल्पेशियम और रूस का यूराल पर्वत और अमेरिका का अल्पेशियम, ये जो देख रहे हैं ये दोनों, ये गोलाकार है। क्या है? ये गोलाकार दिखाई देता है। और इसकी जो ऊंचाई भी है वो भी कम है। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी जो है बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। भारत का जो है हिमालय भी बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या है? बलित पर्वत का उदाहरण आपका हिमालय भी है। भारत का जो है हिमालय भी जो है आपका बलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। और सबसे पुराने बलित पर्वत की श्रृंखला अरावली पर्वत कहाँ पर है? तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। एक बार नहीं, 1000 बार ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और हिमालय भी क्या है? तो हिमालय भी जो है बलित पर्वत श्रृंखला है। और अल्पेशियम और यूराल क्या है? तो ये गोलाकार दिखाई देता है। ये कहाँ? तो एक अल्पेशियम जो उत्तरी अमेरिका में है और रूस में आपको यूराल पर्वत है। इसकी ऊंचाई भी क्या है? कम है। तो चलिए हमने तीसरे भी देख लिए। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हम समय थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन हर संभव जो है आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जो है टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन का आंसर और आपको बन जाए। पहला, यहाँ पर ऑप्शन पहला देखेंगे, कथन पर विचार करेंगे। तो पहला है कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाले बर्फ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। जहाँ पर हर वक्त जो है बर्फ ही बर्फ जमा रहे वो क्या कहलाए? हिमानी कहलाए। और दूसरा देखेंगे, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला कहा जाता है। मतलब पर्वत आप जब हिमालय में देखते हैं ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ये क्या एक श्रेणी में है। श्रेणी पर्वत के बारे में हमने बीटीबीसी के बारे किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने बताया और एनसीईआरटी में भी हमने आपको बताया था। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचार करेंगे। तो पहला है उपरोक्त में से आपको सत्य खोजना है, तो 1, 2, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप पढ़ लिए हैं और ऑप्शन से ही आपको आंसर देना है कि ये दोनों सत्य हैं या नहीं है। तो जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। और पर्वतों की एक रेखा क्रम होगा
में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। आपको कहता है ना कि लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन में, मतलब वो श्रृंखला में कहता है खड़े रहने के लिए। तो ये दोनों कथन क्या है आपका सही है। ये समझ गए आप। तो यहाँ पर एक बात ऐसी आप समझिए कि कुछ पर्वत जो होता है हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों होती है, जिनको क्या बोलते हैं, हिमानी कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम आप देख नहीं सकते। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो तो वो क्या कहलाती है, तो श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है। और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, आंसर के रूप में हमने आपको और बहुत कुछ बातें बताई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसे करके। तो बताइएगा, बहुत ऐसे पर्वतीय तंत्र जो समानांतर क्रम में होते हैं, आप एक दो उदाहरण दीजिएगा। तो एक दो उदाहरण में आप हिमालय को लीजिएगा, आल्प्स को लीजिएगा और एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये सारे पर्वत श्रृंखला ही हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हमने आंसर कर लिया 1 और 2। 5वें नंबर पर चलेंगे। 5वां नंबर है जिन पर्वतों की सतह, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, शिखर, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमने अभी अभी पढ़ा है कि ऊबड़ खाबड़ जो शिखर होगा वो शंक्वाकार होगा, तो ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं, हमने अभी पढ़ा। और यहाँ पर ऑप्शन भी है, बलित पर्वत, वंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तीन प्रकार के पर्वत होते हैं। ये तीनों प्रकार के पर्वत के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइएगा क्या होगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे बलित पर्वत। क्या होगा, बलित पर्वत। देखिए, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शंक्वाकार होती है उनको हम बोलते हैं बलित पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स क्या है, तो हमने अभी तो पढ़ा है कि हिमालय और आल्प्स क्या है, बलित पर्वत है। उदाहरण भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अब नीचे दिए गए को आपको सही करना है। जो इसमें कौन से सही सुमेलित हैं, ये आप बताइएगा कि इसमें सही सुमेलित कौन है। ठीक है, चलिए पहला है आपका यहाँ पर यूराल का ज्वालामुखी पर्वत। अभी तुरंत हम पढ़े हैं, तो आप सही बताइएगा, गलत नहीं बताइएगा। वॉस जेस पर्वत वंशोत पर्वत, और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत पलित पर्वत। आपको यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन के साथ 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर है। बताइएगा कि यहाँ का आंसर जो है कौन सा सही मिला हुआ है। यूराल मिला हुआ है, अभी आपने पढ़ा है, कौन सा है, ये गलत है। वॉन्सेज पर्वत क्या है, वंशोत पर्वत, ये आपका सही है। और माउंट किलिमंजारो क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी सही है। और फ्यूजामा तो बलित पर्वत नहीं, हिमालय रहता तो हो जाता। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो 2 और 3 सिर्फ यहाँ पर सही है और सारे के सारे मिले हुए नहीं हैं। इसको ऐसे आप समझिएगा कि उत्तरी अमेरिका, सुनिएगा आप सिर्फ, उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियम हमने पढ़ा, और रूस का यूराल पढ़े थे ना, रूस का यूराल और उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियम कैसा दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। ऊंचाई क्या है, कम है। ये जो है बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। क्या है, बलित पर्वत हैं। दूसरा चलिएगा, जब कोई जो बहुत भाग टूट कर, मतलब टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, और वह जो है भंसोत पर्वत का निर्माण होता है। किसका, तो भंसोत पर्वत का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड मतलब हास्ट, और तथा नीचे जो धसे हुए खंड होते हैं उसको द्रोणिका कहते हैं। जो ऊपर उठ गया ये जो भाग है हास्ट कहलाएगा, हास्ट कहलाएगा, और नीचे जो धस जाएगा वो क्या कहलाता है, द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सुनिएगा आप, यूरोप की जो राइन घाटी है और वासेज पर्वत इसी श्रृंखला मतलब इसी के तहत आता है। और पर्वत तंत्र के ये जो यूरोप का राइन घाटी और ये जो देख रहे हैं वासेज
पर्वत ये क्या है? द्रोणिका भ्रंश। क्या है? द्रोणिका भ्रंश है। ये क्वेश्चन भ्रंशोत पर्वत का जो उदाहरण आपको कहेगा तब आप बोलिएगा कि ये वासेज पर्वत जो है ये क्या है? भ्रंशोत पर्वत है। ये सही हो गया आपको। यहाँ पर हमने पढ़ा कि भ्रंशोत पर्वत जो है वासेज पर्वत है। ये हमने कैसे हुआ ये भी बता दिया। माउंट किलिमंजारो को हम जब देखेंगे तो आपको माउंट किलिमंजारो कहाँ मिलता है, ये कैसे सही हुआ समझ गए आप? कि ये सही हुआ आपको यूरोप की राइन घाटी और वासेज पर्वत जो है आपको भंसोत पर्वत है। कैसे है? तो ऊपर खंड उठता है जिसको हास्ट बोलते हैं, नीचे जो खंड जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको द्रोणिका बोलते हैं या ग्राबेन कहते हैं। ये जो है क्यों होता है? तो जब बड़ा भाग जो है टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर भाग रूप में या आप ऐसे कहिएगा तथा ये ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब जो है भंसोत पर्वत का निर्माण होता है, भंसोत पर्वत का निर्माण होता है। और इसमें आपको यही आपको दो हमने बताए, एक वासेज भी यहाँ पर जो उदाहरण था और एक हमने बताया कौन? तो राइन घाटी। ये दोनों जो है ये क्या है? वासेज पर्वत के उदाहरण, और ये जो राइन है ये भंसोत पर्वत के उदाहरण। ठीक है, चलिए अब जो है हम माउंट किलिमंजारो के बारे में आपसे बात कर रहे थे। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तो अफ्रीका का, ये अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो एक और है जापान का फ्यूजियामा पर्वत। कहाँ का? जापान का फ्यूजियामा पर्वत। ये ज्वालामुखी के उदाहरण है। अगर यहाँ पर ज्वालामुखी दे देता तो ये फ्यूजियामा दोनों ये क्या हो जाता? ज्वालामुखी के उदाहरण हो जाते। लेकिन यहाँ पर बलिद्या अगर यहाँ हिमालय देता तो हिमालय आपका सही हो जाता। तो आपने यहाँ पर समझा कि बलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत और भरसोत पर्वत के जो भी हमने यहाँ पर उदाहरण थे आपको हमने बताए। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? वासेज पर्वत और माउंट किलिमंजारो। भंसोत पर्वत के और ज्वालामुखी के माउंट किलिमंजारो उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जापान का जो पर्वत है जो ज्वालामुखी पर्वत से निर्माण हुआ है, क्या नाम है? तो फ्यूजियामा पर्वत। बहुत ही समय आपका हम यहाँ पर लिए, लेकिन हर संभव जो है हर क्वेश्चन को करने की कोशिश की। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर है मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? बताइएगा। अब हम जो है फास्ट चलेंगे। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको मानाकी पर्वत है ना, मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप नाम से भी इसको जानते हैं। तो हवाई द्वीप इसको क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत या हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर, 10,205 मीटर। एवरेस्ट शिखर से भी आपको ये ऊंचा है 8848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205। कौन सा पर्वत है? मानाकी पर्वत। 8वां नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमने ये भी बहुत बार पढ़ा है, बताइएगा। तो कुछ नहीं, ऊपर चले जाइए, मिल जाएगा। दक्कन का पठार, केन्या, युगांडा और तिब्बत। बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो क्या है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी? 4,000 से 6,000 मीटर तक। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि है। पठार क्या है? उठा हुआ है और सपाट भूमि होती है। जो यहाँ पर पठार है इसका आप जानेंगे कि पठार होता क्या है। तो जिस उठा हुआ हो, सपाट हो, क्या हो? सपाट हो, तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है पठार। और यह आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है? अधिक उठा होता है। मतलब जहाँ पर ये आसपास क्षेत्र है ना, यहाँ से ये अधिक उठा होगा। तो इसकी ऊंचाई कितना समुद्र तल से? 4 से 6,000। और जो है ये कैसा है? पठार क्या होता है? तो सपाट होता है और उठा हुआ भूमि तल से क्या होता है? बहुत अधिक उठा हुआ होता है क्षेत्र से। और पठारों की जो लगभग आप ऊंचाई जानते हैं कितनी होती है? कुछ 100 मीटर से लेकर बहुत हज़ार, मतलब कई हज़ार मीटर तक होती है। और पर्वतों की
तरह जो है पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, ये भी आपने जाना है। भारत में देखेंगे तो दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक आपको मिलता है। कौन भारत में पूछता भी है कि दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो भारत में है। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दक्कन का पठार मिलेगा, दक्कन का पठार। नीचे नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। नीचे दिए गए जल प्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जल प्रपात को पहचानिए। जो पठार से होकर निकलती है उस पठारों के जल प्रपात को आप बताइएगा कौन सा है, इसमें पहचानेंगे। हुडरू जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। बताइएगा आंसर जो आपने पहचाना है तो क्या हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ पर क्या है, ये पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात हैं। कौन, होंडरू जलप्रपात और जोंग जलप्रपात। देखिए पठारी क्षेत्रों में भी जो है जलप्रपात होते हैं, ये आप पढ़े भी हैं, क्योंकि यहाँ जो है नदियाँ ऊंचाई से ये जो है ऐसे करके गिरती है। छोटा नागपुर पठार के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित कहाँ पर, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित कौन है, तो हुंडरू जलप्रपात। और कर्नाटक जो है, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित आपको जोंग जलप्रपात मिलता है। ये आप याद रखेंगे, दोनों का नाम आपको याद रखना है। जोंग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछेगा कि कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो जोंग जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित आपको मिलता है। और ये जो जलप्रपात है जोंग, ये कहाँ, तो शरावती नदी कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। और जोंग जलप्रपात जो है, जोंग प्रपात, ये क्या है, जोंग प्रपात आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक नदी और है, हम यहाँ पर शिव समुद्रम है, उसको भी जान ही लेते हैं। तो शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे, कावेरी नदी पर स्थित है। और धुआंधार जो जलप्रपात आप देख रहे हैं नीचे चौथा नंबर, ये आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। हमने चारों का बता दिए हैं, हमने चारों को बता दिया। पहला बताइएगा, एक बार पुनः हम इसका रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत। पहला झारखंड, पहला छोटा नागपुर पठार जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ हुंडरू नदी। दूसरा जोंग जलप्रपात कर्नाटक शरावती नदी। तीसरा शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी। चौथा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। कर्नाटक में आप 2 याद रखेंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर जोंग जलप्रपात और कावेरी नदी पर जो है आपको शिव समुद्र जलप्रपात। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। थोड़ा समय फिर हम ज़्यादा ले लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नंबर है कि मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार करिएगा। ठीक है, पहला है अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियाँ के कारण बनते हैं। क्या होता है, तो अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बनते हैं। दूसरा मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। उपयुक्त में से आपको बताना है, ये दोनों सही हैं। देखिए सहायक नदियों से क्या होता है, मैदान बनता है, मतलब अधिकांश मैदान जो है मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों से बनता है। और मैदान जो है विश्व में सबसे अधिक, जहाँ पर देखें गंगा के बगल में बसने वाले आपको देखते हैं, कानपुर हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, यूपी का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 और 2। देखिए इसका कारण भी और है, क्यों, देखिए सामान्यतः ये तो नदी वाला क्षेत्र हो गया, तो मैदानी क्षेत्र हो गया, और ऊपर से यहाँ पर पानी अच्छा सा मिल जाता है, उपजाऊ जमीन भी होता है। यहाँ पर जो है बालू तथा सिल्ट की हुए घाटियाँ में निक्षेपित जो
ढोए जाते हैं, आपको यहाँ पर निक्षेप जो होता है, निक्षेप का मैदान जो बनता है, ये क्या होता है, उपजाऊ होता है। और मैदान जब उपजाऊ होगा तो क्या होगा, लोग जो है वहाँ पर बसेंगे, लोग बसेंगे, तो यहाँ पर आवास भी बहुत ज़्यादा है, परिवहन की साधन भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग बसे हैं। तो ये आपको याद रखना है, मैदान जो होता है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। बस इतना सा बात आप याद रखिए, नहीं याद है तो डायरेक्ट चलिए यूपी से लेकर आप बिहार और जो है पश्चिम बंगाल की ओर चले जाइए, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगा इस नदी, गंगा नदी के किनारे। अब है यांगत्से नदी कहाँ बहती है, बताइएगा। चीन, मंगोलिया, रूस और अमेरिका। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो कुछ नहीं है, आंसर तो आप जानते भी हैं कि ऐसा ऐसा नाम आ जाए तो बस ऊपरे चले जाइए, क्या हो जाएगा, यांगत्से नदी जो है चीन में बहती है। कहाँ पे, चीन में बहती है। चलिए आपका जो है यहाँ पर ये 11 नंबर हो गया। अब हम बिहार के क्वेश्चन कुछ हैं उसको देखते हैं। तो बिहार के क्वेश्चन में देखिए, पहला है क्वेश्चन, बिहार 12 नंबर देखेंगे। तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, बताइएगा। पहाड़ी क्षेत्र, पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी। तो बिहार में सोन नदी जो है, सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो पहाड़ी, मैदानी, पठारी। आंसर यहाँ का आप बताइएगा। कुछ नहीं है, आप बिहार के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो सोन नदी निकलती कहाँ से, ये पता है, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से निकलते हुए मैदानी भागों होते हुए कहाँ पर आती है, तो ये गंगा से मिलती है पटना में। तो ये मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है और निकलती कहाँ है, तो निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैदानी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है। 1000 बार ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र। आप बिहार का नक्शा बनाते हैं तो बिहार के नक्शे में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र, यहीं पर आपको वाल्मीकि नगर मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। आगे चलेंगे, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो धान की फसल के लिए आप जानते हैं कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी जो है धान की फसल के लिए आंसर हो जाएगा। और दोमट में भी आपको धान की फसल होती है, लेकिन चिकनी में थोड़ा पानी का जो है इसके कारण यहाँ पर होता है धान की खेती। बिहार की बातों में हम बात कर रहे हैं। आगे नंबर है कि पठार के ऊपर की सतह होती है, क्या होती है, अभी आपने पढ़ा भी कि पठार के ऊपर की सतह क्या होती है, सपाट होती है, क्या होती है, सपाट होती है। अब हम 16 नंबर चलेंगे कि पर्वतों के कितने प्रकार हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा भी कि पर्वत के कितने प्रकार, 3 प्रकार। कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है सही जो भी था और गलत जो भी था हमने कर लिया है। यहाँ पर आप मिला दीजिएगा, थोड़ा मिलाइएगा। भंसोत पर्वत किसका, अभी ऊपर हमने पढ़कर पूरी तरह से डिस्कशन के साथ आए हैं और हमने हर संभव कोशिश की कि आप क्वेश्चन आंसर जो है सही सही बना लें, और इससे आपको क्या होगा कि गलत नहीं हो, हमने इसलिए डिस्कस भी की थी। तो आप बताइएगा यहाँ पर पहला, भंसोत पर्वत किसका उदाहरण, बलित पर्वत और प्राचीन पठार और निक्षेपात्मक मैदान किसका क्या है, तो बताइएगा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला का आंसर बताइएगा, पहला का भंसोत पर्वत का, भंसोत पर्वत, भंसोत पर्वत का क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। भंसोत पर्वत का क्या होगा, तो सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी। भंसोत पर्वत किसके उदाहरण, सतपुरा की। बलित पर्वत हमने अभी तुरंत पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ये हिमालय। प्राचीन पठार, देखिए भारत का प्राचीन पठार कौन है, दक्कन का क्षेत्र। और निक्षेपात्मक मैदान क्या है, तो हंगरी का मैदान, हंगरी का मैदान। तो आपका ये 17 टोटल क्वेश्चन थे, हमने बिहार और एनसीईआरटी दोनों को कराने की कोशिश की। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
और अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन जो है हम हर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। कोशिश करिएगा कि अच्छे से देखें ताकि गलत ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।